नमस्कार आप सभी को। आज हम लोग फिर से इतिहास के कुछ टॉपिक्स को उठाए हैं। आशा रखते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और आज हम लोग जिस जनपद के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं वो अपने समय के सबसे महान जनपदों में से एक में इसकी गिनती आती थी, मगध साम्राज्य। अगर हम लोग बात करें हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक भारत इतिहास की विषय वस्तु ऋग्वैदिक कालों पर केंद्रित थी। लेकिन वहीं पर ठीक इसके विपरीत अगर हम लोग बात करें तो 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक उत्तर वैदिक काल आया, जिसमें अन्य सारे ग्रंथों की भी रचना की गई थी। और इसी काल में राजा की निरंकुशताओं के कारण हमारा समाज जो था वो पतन की ओर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया था। कई सारे इतिहासकारों, कई सारे अभिलेखों और कई सारे साक्ष्यों के आधार पर आज हम यह कह सकते हैं कि उस समय का संपूर्ण भारत 16 महान जनपदों में बटा हुआ था। तो जनपद का अर्थ होता है जन मतलब लोग, और पद मतलब जहाँ पे वो लोग रहते थे, तो उसी निवास स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, जनपद। और जब कई सारे जनपदों को मिला दिया जाता था तब एक महाजनपद का क्या होता था, निर्माण होता था। तो उसी महाजनपदों में से आज हम लोग किसके बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं, मगध के बारे में। और उसमें काशी, बज्जी, कौशल, अंग, चेदी, मल्य, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार और कंबोज, ये सारे के सारे हमारे जनपदों में आते थे। जिसमें सबसे सुदृढ़ जनपद, अगर महान जनपद की अगर बात करें तो इसमें मगध साम्राज्य आता है, जिसका प्रमाण महाभारत काल में जरासंध के समय से ही इस महाजनपद को देखा जाता है कि उस समय बृहद राजवंश का शासन हुआ करता था। बृहद के बाद महाराजा प्रगोत हुए थे और उसके बाद महाराजा वर्तिवर्धन 544 ईस्वी पूर्व में। और यहाँ के बाद हमारे पास कई सारे इतिहास पढ़ने के जैसे दो स्रोत होते हैं कि एक साहित्यिक प्रमाण होता है, दूसरा अभिलेख या शिलालेख जिसको हम लोग कहते हैं। तो लिखित प्रमाण के आधार पर बिंबिसार यानी हरियंका वंश, जिसने 544 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व तक इस पूरे मगध साम्राज्य पे उसने क्या किया था, शासन किया था। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु 492 ईस्वी से 460 ईस्वी पूर्व तक। इसके बाद उदयन 460 से 444 ईस्वी पूर्व तक, यानी बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु और अजातशत्रु का बेटा उदयन था। इसके बाद इसके अंतिम शासक को शिशुनाग वंश ने समाप्त किया और यहाँ पे एक नए वंश की स्थापना कर दिया, जिसका निर्माण 412 ईसा पूर्व से लेके 344 ईसा पूर्व तक हुआ था। और इसी का पुत्र एक कालाशोक ने पाटलिपुत्र को अपनी क्या बनाई थी, राजधानी बनाई थी। जबकि इससे पहले मगध साम्राज्य की राजधानी हमारा राजगीर हुआ करता था, जिसे हम लोग राजगृह के नाम से उस वक्त जानते थे। शिशुनाग वंश के बाद इसी मगध साम्राज्य पे नए वंश का शासक, जिसका स्थापना 344 ईसा पूर्व में से लेके 322 ईसा पूर्व तक एक वंश ने शासन किया, जिसका नाम क्या था, नंद वंश। और नंद वंश के संस्थापक जो थे वो, जिन्हें हम लोग पद्मनाभ के नाम से जानते हैं, और जिसने 16 महाजनपदों को जीतकर, यानी इन संपूर्ण महाजनपदों को जीतकर एक सुदृढ़ और विशाल साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन इसी समय 326 ईसा पूर्व में सिकंदर, जो कि यूनान का शासक था, उसने मगध साम्राज्य पे क्या किया, हमला किया, या मगध के आसपास के क्षेत्रों को यहाँ पे उसने हमला किया, जिसके बाद शासन व्यवस्था कमजोर हुई। और इसी का फायदा उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से एक नए साम्राज्य का, एक नए वंश की स्थापना की, जिसका क्या नाम पड़ा, जिसका नाम मौर्य साम्राज्य पड़ा। अब यहाँ चाणक्य के द्वारा, जिन्हें हम लोग विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, चाणक्य के लिखी हुई पुस्तक अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, विष्णु पुराण या फिर बौद्ध या जैन संहितियों के आधार पर आज के समय में हम इसको पढ़ते हैं। तो जिस मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की क्या की थी, स्थापना की थी। इसी का पुत्र बिंदुसार, जिसने
298 से 273 ईस्वी तक क्या किया था, शासन किया था। और इसके बाद मगध साम्राज्य का शक्तिशाली चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने 273 ईस्वी से लेके यहाँ पे शासन किया था। यूं कहा जाए तो मगध की जो भौगोलिक स्थिति थी या जो बनावट थी, इसके कारण यहाँ पे कई ज़्यादा मात्राओं में या अत्यधिक संख्याओं में लोग रहा करते थे। इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में अब हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे कि मगध साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति क्या थी, इसकी परिसीमा क्या थी, ये कहाँ कहाँ तक इसका विस्तार क्षेत्र था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।